सुनाओ। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। ठीक है, क्लास 8 हम लोग सीरीज चला रहे थे। चैप्टर नंबर 2 फ्रेंड्स आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया, आपने नहीं देखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री, भारत में अंग्रेजी राज्यों की स्थापना। ठीक है, इससे पहले मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना फ्रेंड्स, ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इस वीडियो को देख के कंप्लीटली इस लेक्चर को, इस बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन स्टार्ट। तो सबसे पहले दिया है कि इस अध्याय में हम इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था इस चैप्टर नंबर 1 में, आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको। इससे पहले मैंने बताया था कि जब यूरोपवासी व्यापार करने के लिए आए रहे थे, बहुत बहुत आइलैंड्स वगैरह खोज रहे थे, तो उसमें उस समय क्या था, पूंजीवाद की स्थापना हुई। ठीक है, पूंजीवाद का उदय हुआ। पूंजीवाद की जब उदय हुआ तो जो हमारा जो मनुष्य था वो दो वर्ग में बट गया था, एक पूंजीपति वर्ग और एक था श्रमिक वर्ग। ठीक है, एक पूंजीपति वर्ग, एक श्रमिक वर्ग। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनी। औद्योगिक क्रांति कब कैसे हुई मैंने ये भी बताया था, व्यापार कैसे हो करते थे ये भी बताया था। ठीक है, सब चीज़ बताया था। ठीक है, तो आप पहले एक बार जाके चैप्टर नंबर कंप्लीट देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस अध्याय में हम इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे देश के मूलतः व्यापार करने आई थी। मैंने आपको बताया था कि वो व्यापार करने के लिए एक दूसरे देश घूमते थे या एक दूसरे की जगहों की खोज करते थे व्यापार करने के लिए। ठीक है, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, व्यापार करना। ये चैप्टर 1 में बताया था आपको। जो हमारे देश में मूलतः व्यापार करने आई थी, जो चैप्टर 1 पढ़ा होगा उसको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो पेशेंस रखिए, हम लोग धीरे धीरे इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे आज। धीरे धीरे इस देश पर वो शासन करने लगी। यह घटना अचानक नहीं घट ठीक है, यह घटना अचानक नहीं घटी, बल्कि इसके पीछे एक विस्तृत घटनाक्रम था। इस प्रक्रिया को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो व्यापार करने के माध्यम से वह धीरे धीरे इस देश पर कब्जा करने लगी, धीरे धीरे इस देश पर शासन करने लगी। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई ज़मीन है और ये कोई दूसरा ज़मीन है, तो मैं मान लो कि ताकतवर हूँ, तो ये गरीब का घर है, मैं ताकतवर हूँ, तो कहेंगे कि भाई थोड़ा मेरे को इस ज़मीन पे गाय वगैरह बांधने दो। ठीक है, गाय वगैरह बांधने दो, चाहे कुछ भी, तो बोलेंगे ठीक है भाई बांध लो, और कुछ देर के बाद वो शासन कर लेगा इस पर। ठीक है, तुमको मार के वहाँ से निकाल देगा। तो वैसा ही ये होता है, व्यापार करने के लिए आए थे अंग्रेज हमारे देश पे, क्या कर रहे हैं, व्यापार करने के लिए आए थे, और इस देश पर धीरे धीरे वो शासन करने लगे। ठीक है, तो इस पूरे ही घटनाक्रम को हम लोग आज इस बुक में, इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखिए ये क्या क्या बताइए, मैंने आपको बताया था एकदम विस्तृत से क्लास 7th की बुक में। 8वीं शताब्दी में किस देश के व्यापारी भारत के में व्यापार करने आए थे। ठीक है, तो यूरोपवासी आए थे भाई। नेक्स्ट है 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में कौन कौन सी राज्य बने। ठीक है, थर्ड है कुछ ऐसे यूरोपीय देशों के नाम बताए जो 15वीं और 17वीं शताब्दी के बीच व्यापार करने के उद्देश्य से हमारे देश में आए थे। तो यूरोपीय देशों का नाम क्या था, यूरोपीय देशों में जैसे इंग्लैंड भी हो जाएगा। ठीक है, यूरोप वाले तो खुद हो जाएंगे, ब्रिटेन वगैरह। ठीक है, यूनान, ये सब हमारे 15वीं शताब्दी में व्यापार करने के लिए इंडिया में आए थे। चलिए भारत और यूरोप के बीच व्यापार। भारत और यूरोप के बीच व्यापार, देखिए भारत एक देश और यूरोप क्या एक महादेश है। ठीक है, यूरोप एक महादेश है। ठीक है, यूरोप हमारे टोटल पूरे वर्ल्ड में 7 महाद्वीप हैं। पहला एशिया महाद्वीप, ठीक है, एशिया महाद्वीप। दूसरा यूरोप महादेश। तीसरा है अफ्रीका महादेश। ठीक है, ये पूरा एशिया है। पहला एशिया है, दूसरा यूरोप है, तीसरा अफ्रीका है, चौथा क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, पांचवा क्या है, उत्तरी अमेरिका, छठा क्या है, दक्षिणी अमेरिका, और नीचे क्या है, अंटार्कटिका। तो टोटल 7 महादेश है, ये आपने याद रखना है। तो भारत और यूरोप, ठीक है, यूरोप क्या है, एक महादेश है। ठीक है, जैसे ये है यूरोप, देखना आपने अपने कंट्री में, ये है अफ्रीका, ये है पूरा एशिया, ये जहाँ पे इंडिया ऐसे है, ये पूरा ये इंडिया है। ठीक है, छोटा सा, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ये उत्तर अमेरिका है, और ये क्या है, दक्षिण अमेरिका है, और यहाँ पे क्या है, अफ्रीका है। मैं यहाँ पे साइड में पिक्चर भी शो कर रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे भारत और यूरोप के बीच व्यापार। तो पहले भारत की स्थिति लोकेशन देख लेते हैं, भारत की लोकेशन का। जैसे ये मान लीजिए मैप है, आप कोने में देख लीजिएगा साइड में, ये भारत है और यहाँ पे यूरोप है। ठीक है, और ये है अफ्रीका। आप देख सकते हैं पिक्चर में साइड में शो कर रहा हूँ मैं, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया, ये एशिया है, यहाँ पे भारत लगा है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो ये आज इसकी और इसकी बात करेंगे, भारत और यूरोप के बीच संबंध, जो यहाँ से व्यापार करने के लिए आते थे। ठीक है,
देखो, भारत यूरोप के बीच तो देखो, भारत और यूरोप के बीच प्राचीन काल से ही व्यापारिक संबंध थे, जैसे आपको मैंने चैप्टर 1 में बताया था। स्थल मार्ग से होने के वाले इस व्यापार में अरब सौदागरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। अरब सौदागरों की स्थल मार्ग, पहले स्थल मार्ग से होता था, अब जल मार्ग से होता था। वे भारतीय व्यापारियों और कारीगरों के सामान खरीदकर अरब के बाजार में ले जाते थे, जहां से यूरोप के व्यापारी उसे खरीदकर अपने देशों में बाजार तक पहुंचाते थे। इस तरह के व्यापार से यूरोप के लोगों तक सामान पहुंचते पहुंचते काफ़ी महंगे हो जाते थे। साथ ही इस व्यापार के यूरोप के लिए व्यापारों का मुनाफा भी कम हो जाता था। अर्थात ये कह रहा है स्थल मार्ग से, ठीक है, स्थल मार्ग से मतलब जमीनी मार्ग से, मतलब नदी वगैरह कोई मतलब लोग जमीन से जैसे स्थल मार्ग से आते थे। जैसे ये देखो, मार्ग 3 होता है। एक हवाई मार्ग होता है एरोप्लेन से, एक स्थल मार्ग होता है जैसे गाड़ी स्कूटर से, एक होता है जल मार्ग, ठीक है, जो पानी में होता है। तो स्थल मार्ग है जो हवाई गाड़ी से या पैदल। तो स्थल मार्ग से जो व्यापार करने आते थे भारत में, तो वो सामान खरीद कर लेके जाते थे, लेकिन यूरोप पहुंचते पहुंचते वो काफ़ी महंगा हो जाता था, जिससे उनको मुनाफा नहीं होता था, ठीक है। पहुंचते पहुंचते काफ़ी महंगे हो जाते थे, जिससे उनको व्यापारियों को मुनाफा नहीं होता था। साथ ही इस व्यापार में यूरोप के व्यापारियों का मुनाफा भी कम हो जाता था, क्योंकि बहुत ही खर्च होता था स्थल मार्ग से आने जाने के लिए, ठीक है। स्थल मार्ग से मतलब पूरा घूम के आना पड़ता था, लेकिन जल मार्ग शॉर्टकट पड़ता था, इसीलिए स्थल मार्ग से वो आते थे। उस समय जल मार्ग का मतलब खोज नहीं हुआ था, ठीक है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं, स्थल मार्ग से आते आते उनको सामान काफ़ी महंगे हो जाते थे और उनको कुछ भी मुनाफा नहीं होता था। 15वीं शताब्दी में आसपास यूरोप की व्यापारियों ने लाल सागर से होते हुए स्थल मार्ग से भारत आना शुरू किया। अब देखो, लाल सागर कहाँ है? ये है अफ्रीका और ये है भारत, ठीक है। ये भारत किस में आता है? एशिया में आता है, एशिया महादेश में। ये पाकिस्तान है छोटा सा, ये इधर चीन है, ये सब पूरा। तो देखो, लाल सागर इसी के बीच में है, ठीक है, लाल सागर। आप मैप में देखेंगे जो लाल सागर है, एशिया और अफ्रीका को अलग जो करता है, ठीक है, वो बीच में लाल सागर है। तो मतलब ये अफ्रीका है, तो यहाँ के लोग लाल सागर से आते थे, ठीक है, आप याद रखना है। 15वीं शताब्दी में आसपास यूरोप के यूरोपवासियों ने लाल सागर से होते हुए स्थल मार्ग से भारत आना शुरू किया, लेकिन इसमें उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता था, ठीक है। देखो देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, जूम कर दे रहा हूँ पहले, ठीक है। ये देखो, मैंने आपको बताया था ये अफ्रीका, ये टोटल अफ्रीका है। देखो, ये क्या है? ये टोटल यूरोप है। ये क्या है? पूरा ये देखो, ये एशिया है, ठीक है, ये है अफ्रीका है। मैंने आपको बताया था इधर तो ब्रिटिश आइसलैंड है ये। तो ये जो है ना, ये जो लाइन है वो लाल सागर है, ठीक है, ये लाल सागर है, ठीक है। आप याद रखिए, ये लाल सागर है, ये भारत। ये जो लाइन है मैंने आपको बताया था अभी मैप में, तो ये लाल सागर है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है। चलो, स्थल मार्ग से यूरोप तक माल पहुंचने में समय काफ़ी अधिक लगता था और रास्ते भी में लूट जाने का भय सदा बना रहता था। तो देखो, पहला पॉइंट ये लिखना अपने कॉपी में कि यूरोपवासी व्यापार करने आते थे, तो स्थल मार्ग में क्या क्या कठिनाई पड़ती थी। क्वेश्चन लिख लेना कि जो व्यापारी व्यापार करने आते थे, तो स्थल मार्ग से व्यापार करने में उनको क्या क्या कठिनाइयाँ होती थी। तो पहला होती थी कि वो रास्ता मतलब सामान काफ़ी महंगे हो जाते थे, ठीक है, और वो उनको आने में काफ़ी वक्त लगता था। स्थल मार्ग से यूरोप तक पहुंचने में काफ़ी समय लगता था और रास्ते में लूट जाने का भय रहता था। तो पॉइंट ये 3 हो गया, ये पॉइंट 4 हो गया, ठीक है। अब पॉइंट बनाते चलिएगा। बहुत से स्थानों पर उन्हें चुंगी कर भी देना पड़ता था, बहुत सारे स्थानों पर उन्हें टैक्स भी देना पड़ता था। मान लीजिए कि स्थल मार्ग से कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपको सोना है, रात हो गई, तो आपको एक घर मिलेगा, उसमें घर में कोई ज़मीन कोई आपको मिलेगा जहाँ रहेंगे, भाई वो पैसा तो लेगा ही, ठीक है। तो 5वां नंबर हो गया। तो स्थानों से बहुत ही कर मतलब चुंगी लेते थे, आपको याद रखना है, बगल में लिख लेना है, चुंगी मतलब कर, टैक्स भी लेते थे, ठीक है। इसके अतिरिक्त अरब के व्यापारी समूह उनके लिए तमाम तरह की मुश्किलें खड़े करते थे। अब देखो, यूरोप के व्यापारी हैं और ये अरब के व्यापारी हैं, अफ्रीका में आता है अरब। तो भाई जब ये आएंगे तो यूरोप के व्यापारी और इनके व्यापारी में झगड़ा भी हो जाता था कभी कभी। देखो, इसके अतिरिक्त अरब के व्यापारी समूह उनके लिए तमाम मुश्किलें खड़ी कर देते थे, ठीक है। तो नंबर 6 हो गया, ठीक है। व्यापार करने के लिए यूरोप वासियों के लिए कौन कौन सी दिक्कत होती थी, तो इस नंबर 6 हो गया। इसके लिए यूरोप के व्यापारियों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे एशिया और भारत के लिए ऐसे रास्ते खोज करें जिसमें ये सारी मुश्किलें ही ना हों।
तो मैंने आपको बताया कि पहले स्थल मार्ग से लोग आते जाते थे व्यापार करने के लिए, लेकिन अब जल मार्ग से आते थे। तो यूरोप वासियों ने इन सभी कठिनाइयों को देखते हुए एक निश्चय किया कि भाई हम लोग दूसरा रास्ता खोजेंगे, ठीक है। ये भाई ये छः मैंने आपको उन कमजोरी बताई, मतलब छः कठिनाइयाँ बताई यूरोप वासियों को व्यापार करने में जो होती थी। तो उनके लिए इन्होंने स्थल मार्ग से एक जल मार्ग का आविष्कार किया। जल मार्ग मतलब नया रास्ता खोजा, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है, यूरोप यूरोप के व्यापारियों ने एक आवश्यक हो गया कि वे एशिया और भारत के लिए एक ऐसे रास्ते खोज करें जिसमें सारी मुश्किलें ना हो। तो आप अपने कॉपी में लिखिएगा, क्वेश्चन मैं आपको चेक कर लूँगा कि वो यूरोप वासियों ने एक नए जल मार्ग की खोज क्यों की थी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन लिखना है कि यूरोप वासियों ने, अपने से लिखना है कि यूरोप वासियों ने एक नए जल मार्ग की खोज क्यों की, आखिर क्यों की, ठीक है। अब देखो, आपने के साथ में पढ़ा कि इस दिशा में सर्वप्रथम सफलता पुर्तगाल के नाविकों को मिली। जैसे आपको मैंने बताया था कि चैप्टर 1 में 8 क्लास के, पुर्तगाल के नाविकों ने सबसे पहले स्थल मार्ग को खोज किया, जल मार्ग का खोज किया, ठीक है, सफलतापूर्वक नाविकों द्वारा मिली। पुर्तगाल का नाविकरण वास्को डिगामा 1498 में यूरोप से होकर अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ उत्तरांश अंतरीप केप ऑफ गुड होप के मार्ग से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा। तो मैं बताया था कि जो नाविक थे पुर्तगाल के, उन्होंने ही सबसे पहले जल मार्ग की खोज की थी। और पुर्तगाल का जो एक नाविक था वास्को डिगामा कौन था, नाव चलाता था। 1498 में वो इंडिया आया था। तो इंडिया पे कहाँ आया था, इंडिया पे कालीकट है, यहाँ पे देखो केरल में, देखो मैप में दिखाता हूँ आपको पहले। इंडिया में जो वास्को डिगामा है तो कहाँ पे है, कालीकट में, ठीक है, कालीकट में आया था जो केरल में है। देखो यहाँ पे स्थित है, देखो यहाँ पे लिखा भी है केरल। वास्को डिगामा यूरोप से होकर अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ उत्तरांश अंतर्द्वीप भारत के पश्चिमी तट, ठीक है, पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा। देखो भारत में दो तट हैं, आपको याद रहे, ये भारत है, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो ये पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है, इधर चारों तरफ से महासागर ही है। तो ये पूर्वी तट, ये पश्चिमी तट। तो कहाँ पे आया था वो, जो वास्को डिगामा का पश्चिमी तट पे आया था, मतलब अर्थात जो है इस तरफ आया था, ठीक है, इस तरफ केरल में। ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है, ठीक है भाई। तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पे आया था। कालीकट बंदरगाह कहाँ पे, केरल में, आपने याद रखना है। और पश्चिमी तट पे आया था, ये भी आपने याद रखना है। कालीकट के शासक ने वास्को डिगामा को यहाँ व्यापार करने की अनुमति दी और सुविधा दी। तो आपने ये लिखना है, जो कालीकट का जो राजा था, ठीक है, कालीकट का जो राजा हुआ करता था उस समय, वास्को डिगामा की उसने मदद की थी और उसको व्यापार करने की अपने राज्य में अनुमति दी थी, ठीक है। तो ये मेजर पॉइंट आपने याद रखना है। सारा लिखवाता, जो ये लिखवाता नहीं हो उसको भी नोट करते रहना जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, ठीक है। मैं तो ऐसे बता देता हूँ इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, वास्को डिगामा भारत के गरम मसाले को लेकर वापस लौटा, उसे बेचकर यात्रा हुए खर्च से 60 गुना लाभ हुआ, ठीक है। क्या क्या यहाँ पे कह रहा है, इंपॉर्टेंट है। वास्को डिगामा भारत से गरम मसाले को लेकर वापस लौटा, उसे बेचकर यात्रा पर हुए खर्च से 60 गुना लाभ हुआ। तो वास्को डिगामा जब भारत आया था व्यापार करने, तो गरम मसाले लेकर अपने देश चला गया, फिर वहाँ से आया, मतलब वहाँ से लौटा, तो उसे बेचकर मसाले को बेचकर उसे 60 गुना लाभ हुआ। मान लो कि 5 रुपये का अगर खरीदा है तो 60 गुना मतलब 300 रुपये, 60 गुना लाभ हुआ, मतलब 300 रुपये का लाभ हुआ उसको, ठीक है। 5 रुपये का कोई सामान खरीदा और 60 रुपये लाभ हुआ, 60%, तो 300 रुपये का उसको फ़ायदा हुआ। तो इसके पुर्तगाल के व्यापारी और नाविक बहुत उत्साहित हुए और उनका भारत आने का सिलसिला शुरू हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे टिक करिएगा कि जो पुर्तगाली थे वो भारत को क्यों आए। भारत इसलिए आए क्योंकि मतलब मसाले, उनको व्यापार करने का बहुत बड़ा बाजार मिल गया था भाई। अपना सामान मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में बता दिया है कि क्यों आते थे इंडिया, क्योंकि भारत बहुत बड़ा बाजार था लोगों का, तो इसलिए अपना सामान बेचने भी आते थे। और 60 गुना का लाभ हुआ, इसलिए वहाँ के जो व्यापारी थे और नाविक थे उनका उत्साह बढ़ गया, उनका मनोबल बढ़ गया कि चलो 60 रुपये लाभ हो रहा है। उनका भारत आने का सिलसिला यहीं से शुरू हो गया, ठीक है। तो भारत आने का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ ये आपने याद रखना है। आगे चलकर पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव, हुगली और बंदरगाह में अपने व्यापारिक कठिया स्थापित की। तो देखो एक एक पॉइंट को समझते रहना, ये भारत है, ठीक है। तो सबसे पहले कालीकट, कालीकट कहाँ पे है, केरल में, आपने ये लिख लेना है केरल, कालीकट, ठीक है। गोवा, गोवा कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है, गोवा तो आपको राज्य ही है। दमन और दीव, देखो दमन और दीव कहाँ गए, यहाँ पे दमन और दीव। हुगली, हुगली कहाँ पे, कोलकाता में है भाई। ये बंदरगाहों में अपनी अपनी व्यापारिक कोठियाँ खोली। व्यापारिक कोठियाँ मतलब व्यापार की दुकान। भाई आपने देखा होगा कि मार्केट में एक बहुत बड़ा होलसेलर होता है जहाँ से सभी सभी दुकान अपनी अपनी सामान लेके जाते हैं, ठीक है। तो व्यापारिक मतलब कोठी मतलब होलसेलर, ठीक है,
होलसेलर कहाँ कहाँ खोली, तो ये आपने याद रखना है, ये सब लिखना है आपको। कहाँ सबसे पहले पुर्तगालियों ने इंडिया में कहाँ कहाँ अपने व्यापारिक कोठियाँ खोली या व्यापारिक केंद्र खोली, तो कालीकट, गोवा, दमन, दीव और हुगली। ठीक है, तो ये आपके 4 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, देखना बस नहीं है। उन्होंने भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का प्रयास भी किया, परंतु वे सफल नहीं हुए। तो भाई जब वो व्यापार करने में यहाँ पे सक्षम हो गए, व्यापार उनको लाभ हुआ, तो उन्होंने भारत में, पुर्तगालियों ने भारत में मतलब सत्ता स्थापित, मतलब राजा बनने का चाहा, मतलब जमीन हथियाने का चाहा, परंतु वह सफल नहीं हुए। ठीक है, अब भारत से मिलने वाले गरम मसालों की सूची बनाएं। भारत में कौन कौन से गरम मसाले मिलते हैं, जैसे जीरा हो गया, ठीक है, जीरा हो गया, सौंफ हो गया, तेज पत्ता हो गया, सब गरम मसाले तो हैं, तो आप लिख लीजिएगा जो जो आपको आता है। देखो नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली व्यापारियों की सफलता ने यूरोप के दूसरे देशों के व्यापारियों को भी उत्साहित किया। तो पुर्तगाली तो भाई खुश हुए ही थे, क्योंकि उनको 60 रुपये लाभ अधिक मिल रहा था, और यूरोप के अन्य देश भी व्यापार करने के लिए इंडिया में आ गए। ठीक है, उनको मोटिवेशन मिला। तो पुर्तगाली तो सबसे पहले खुश हुए, फिर यूरोप के पूरे देश, देखो ये यूरोप है, यूरोप में एक राजधानी है पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल, ठीक है, तो पुर्तगाल का जैसे क्या बोलते हैं, रोनाल्डो है पुर्तगाल का। तो यूरोप में एक देश है पुर्तगाल। तो यूरोप में तो बहुत सारे देश हैं। तो जब पुर्तगाली जब आए इंडिया में, तो यूरोप के अन्य देशों भी इंडिया में व्यापार करने के लिए आने लगे। ठीक है, और वे उसी रास्ते से भारत आने लगे। किस रास्ते से, जिससे पुर्तगालियों ने दूसरा रास्ता खोजा था, आपको याद है? पुर्तगाली जब पहले स्थल मार्ग से आते थे, अब जल मार्ग से आते थे। तो जितने भी अदर यूरोप के अन्य लोग थे, अन्य अन्य देशों के, वो किस रास्ते से आते थे? जल मार्ग से आते थे। वो उसी रास्ते से आने लगे जिसकी खोज किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। तो आप ये भी क्वेश्चन लिख सकते हैं कि भारत और यूरोप के बीच सबसे पहले जल मार्ग की खोज किसने की थी? तो पुर्तगालियों के नाविक ने, वास्को डी गामा ने। इस तरह यूरोप के कई देशों में भारत और एशिया के अन्य भागों से व्यापार करने के लिए व्यापारिक कंपनियां स्थापित की गई। इनमें पुर्तगाल के अलावा हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस तथा डेनमार्क की कंपनियां प्रमुख थी। तो देखो मैंने आपको बताया कि जो पुर्तगाल के भारत में कहाँ कहाँ कोठी खोली थी, मतलब कहाँ कहाँ व्यापारिक केंद्र खोली थी, तो कालीकट, गोवा, दमन, दीव, हुगली। ठीक है, तो इस तरह यूरोप के अन्य देशों ने भी इंडिया में व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। ठीक है, इनमें पुर्तगाल एक देश था, हॉलैंड था, इंग्लैंड था, फ्रांस था और डेनमार्क था। तो कितने कंट्री थे? 1 2 3 4 5, 5 कंट्री थे पुर्तगाल को मिलाकर। ठीक है, पुर्तगाल को मिलाकर 5 अनेक कंट्री थे। ये सब यूरोप महादेश में आते हैं, आपको याद रखना है। जैसे एशिया महादेश में बहुत सारे देश आते हैं, इंडिया, जापान, चीन। ठीक है, ये सब यूरोप महादेश में आते हैं, रूस, बांग्लादेश। तो उस समय तो ये जितने भी कंट्री हैं, ये किस में आते थे? यूरोप महादेश में आते थे। तो यूरोप महादेश में पुर्तगाल ने सबसे पहले अपने इंडिया को मतलब व्यापार करने का प्रारंभ किया। तो उसी समय से लोगों ने पुर्तगाल के देशों को देख के ये सभी देश इंग्लैंड व्यापार करने चले गए और वहाँ पे कंपनी स्थापित कर दी, जिसमें ये सब कंट्री हैं। ठीक है, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सभी इंडिया में आके व्यापारी कंपनी खोलनी शुरू कर दी। तो डेनमार्क की कंपनियां प्रमुख थी। तो ये सब लिख लेना है। ठीक है, आपको कि भारत और यूरोप के बीच अन्य कंट्री कौन सी है जो भारत के लिए व्यापार करने आई? तो पुर्तगाल, ये सब लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, इन्हीं कंपनियों में से एक कंपनी ने आगे चलकर हमारे देश की बागडोर अपने हाथों में ले ली, और इतना ही नहीं, इसने हमारे देश पर करीब 200 वर्षों तक शासन भी किया। देखो मैंने बताया था कि ये सब जितनी भी कंपनियां हैं हमारे देश में आकर एक व्यापारिक कोठी खोल रही थी। तो उसी देशों में से मैंने आपको बताया कि देखो समझना, ठीक है, चीज़ों को रट्टा नहीं मारना मेरे साथ। पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस और डेनमार्क, ये सब जितने भी कंपनियां हैं, जितने भी ये सब देश हैं, इन देशों ने हमारे देश में आकर एक कंपनी खोल दी। ठीक है, व्यापार करने की कंपनी। और इन्हीं देशों में से एक जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन्होंने हमारे देश पर करीब 200 वर्षों तक शासन किया, जिसे हम लोग कहते हैं अंग्रेज आए थे इंडिया में। ठीक है, तो आपको ये लिखना है कि पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, डेनमार्क की जो जितने भी यूरोप के जो देश थे, ठीक है, उन्होंने मिलकर हमारे देश में कंपनियां खोली। ठीक है, व्यापार करने की कंपनी खोली। जैसे मैं आपको बताया नहीं था, ज़मीन भाई थोड़ा दे दो, मुझे गाय या कुछ भैंस पालना है, तो उस समय सत्ता हासिल करने लगे। इन्हीं कंपनी में से एक कंपनी ने आगे चलकर हमारे देश की बागडोर संभाली और हाथों में ले ली, और इतना ही नहीं, हमारे देश पर करीब 200 वर्षों तक शासन भी किया। तो देखो व्यापार करने से आगे कहाँ हमारे देश पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। ठीक है, इशारा लिखना है आपको। ठीक है दोस्तों,
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो कौन सी कंपनी थी वो? ईस्ट इंडिया कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आपको याद रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और आपको कोई पूछे लगा अभी, अगर आप पढ़ लेंगे, आपको पढ़ के मेरे को उससे अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। 31 दिसंबर 1600, ठीक है, क्या लिखा है? ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग पढ़ रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो इस 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने, तो देखो इंग्लैंड भी इसमें था ना, देखो क्या था इंग्लैंड, ये सब यूरोप के कंट्री, तो इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड में ही सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने ही इंग्लैंड में, ठीक है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दिया। तो देखो आपने सोचा हो कि भाई इंग्लैंड की कंपनी जो है इंग्लैंड में स्थापना हुई, लेकिन इंडिया कैसे आ गई वो, ठीक है, इंडिया कैसे आ गई? तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इंग्लैंड की जो महारानी थी, मतलब उस समय गणतंत्र था इंग्लैंड में, इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ, गणतंत्र का मतलब राजा हुआ करते थे, ठीक है। जैसे आज हमारे में लोकतंत्र है, तो हम अपने राजा को चुनाव अपने मन से करते हैं वोट देके, लेकिन उस समय राजा का बेटा राजा हुआ करता था। तो महारानी एलिजाबेथ जो थी इंग्लैंड की, एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है, महारानी का नाम क्या था? एलिजाबेथ प्रथम, ये आपने याद रखना है। इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को, मतलब किस कंपनी को? ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए एशिया के देशों के साथ व्यापार करने का मतलब एक अधिकार दिया, मत दिया, ठीक है। एशिया से व्यापार करने का मतलब प्रोत्साहन दे के जाओ, छूट दे दी, ठीक है, 15 वर्षों के लिए। मैं तो आपको बता रहा हूँ, एक अधिकार का अर्थ नहीं समझ पा रहे तो मैं बेसिक से फंडा है कि छूट दे दी भाई, 15 वर्षों के लिए आप छूट हो जाओ, जाओ व्यापार करो एशिया के देशों के साथ, ठीक है। ये भाई देखो इंडिया है, ये है क्या है? अफ्रीका है। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो यहाँ पे क्या है? ये यूरोप है। वेस्ट में तो उन्होंने एशिया, देखो यहाँ पे लिखा नहीं है पूर्व एशिया, तो पूर्व इधर ही तो है और एशिया ये है, तो पूर्व एशिया देशों की तरफ 15 वर्षों के लिए एशिया के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया। किसने? एलिजाबेथ प्रथम ने, इंग्लैंड की जो महारानी थी। इसकी मतलब था कि इंग्लैंड की केवल इस कंपनी को भारत से व्यापार करने का अधिकार था। अर्थात इसका मतलब यह था, जब उनको एक अधिकार मिल गया, इसका मतलब यह था कि इंग्लैंड की केवल इसी कंपनी को भारत से व्यापार करने का अधिकार था। तो इंग्लैंड की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत से व्यापार करने का अधिकार मिल गया, ठीक है, इंग्लैंड वालों को। तो इंग्लैंड का कोई अन्य व्यक्ति या व्यापारी समूह भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकता था। इस तरह यह कंपनी भारत से चीज़ें खरीद कर यूरोप से ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। मतलब इसका मतलब यह था कि इंग्लैंड की केवल इसी कंपनी को भारत से व्यापार करने का अधिकार था। अब देखो क्या फंडा है भाई, इंग्लैंड की अलग अलग कंपनियां मान लो कि होंगी, ठीक है, बहुत सारी इंग्लैंड में कंपनियां होंगी, लेकिन जो भारत के साथ व्यापार करेगा कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी ही था। और दूसरा कंपनी भारत के साथ व्यापार नहीं करेगा, क्योंकि इसको एलिजाबेथ प्रथम ने क्या दी थी? छूट दी थी। मतलब एशिया के जितने भी देश हैं, ठीक है, एशिया के जितने भी देश हैं उस पर कौन व्यापार करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। आपने याद रखना है क्या लिखा है? पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो आपने ये दिमाग खोल के रखना है, अपना पॉजिटिव रहना है। इंग्लैंड की केवल इसी कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार था। अन्य कंपनी एशिया के देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। केवल ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो एशिया के देशों के साथ व्यापार कर सकती थी, जिसमें वो भारत के साथ भी करता था। एशिया में तो बहुत सारे देश हैं, ठीक है। तो इंग्लैंड का कोई अन्य व्यक्ति या व्यापारी समूह भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकता था, ठीक है। इंग्लैंड के कोई अन्य कंपनी भी न व्यापारी इंडिया के साथ व्यापार नहीं कर सकता था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को ही एक अधिकार मिला था महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। इस तरह यह कंपनी भारत से चीज़ें खरीद कर यूरोप में ज़्यादा कीमतों पर बेचती थी। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा? आपने ये सोचना है कि इसका प्रभाव क्या पड़ा भाई, कि बस एक ही कंपनी को मिला, तो इसका प्रभाव, इसका लाभ यह हुआ कि वो भारत आते थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले और यहाँ से सामान ले जाकर यूरोप में उसको, मान लें कि यहाँ पे 5 रुपये है तो वहाँ पे 20 रुपये बेचते थे। तो इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को फ़ायदा होता था, क्योंकि एक ही कंपनी थी भाई, एक ही व्यक्ति ही था जो उसको यहाँ पे अधिकार मिला था रानी के द्वारा। तो इसका प्रभाव यहाँ पे लिख लेना, लाभ लिख लेना है। तो इस तरह कंपनी भारत से चीज़ें खरीद कर यूरोप में ज़्यादा कीमतों पर बेच सकती थी। इसका यह लाभ था कि उन्हें अधिक से अधिक लाभ कमाते थे यूरोप में। जैसे मान लो कि इंडिया में कोई 5 रुपये खरीदा तो यूरोप में 20 रुपये का बेच दिया, तो 15 रुपये का लाभ हो गया।
लेकिन जब ज़रा सोचिए कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती देने वाली अन्य दूसरी कंपनियां यूरोप में नहीं थीं। मैंने आपको बताया था कि यूरोप में बहुत सारी कंपनी थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत के साथ व्यापार करने का उनको रानी के द्वारा, महारानी एलिजाबेथ के द्वारा उनको एक अधिकार मिला। लेकिन आप ज़रा सोचिए, यहाँ पे पॉइंट लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है कि ज़रा सोचिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा यूरोप में इसको चुनौती देने वाली अन्य कंपनी नहीं थी क्या? तो भाई थी। देखो क्या लिखा है, पुर्तगाल तो सबसे पहले भारत के साथ व्यापार कर लाभान्वित हो रहा था। तो ये इंग्लैंड और पुर्तगाल क्या है, यूरोप के ही देश हैं। तो पुर्तगाल तो सबसे पहले भारत के साथ व्यापार कर लाभ कमा रहा था। इसके साथ ही हॉलैंड, फ्रांस, डेनमार्क जैसे देशों की व्यापारिक कंपनी को हित भी इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी से टकराने लगे। अब देखो इसका प्रभाव क्या पड़ा दोस्तों, ये दोस्तों इसका प्रभाव ये पड़ा, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भाई अन्य यूरोप के भी कंपनी क्या करेंगे, उनका प्रभाव ये था कि वह कंपनी आपस में टकराने लगे। ठीक है, इसके साथ ही हॉलैंड, फ्रांस, डेनमार्क ये यूरोप के ही देश हैं, इंग्लैंड जिससे कि व्यापारिक कंपनियों के हित में इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी से टकराने लगे। ये कह रहे थे कि हमको भी भाई एक अधिकार दो इंडिया में व्यापार करने के लिए, लेकिन ये नहीं मिला तो ईस्ट इंडिया कंपनी आपस में टकराने लगे। सारी कंपनी एक जैसी चीज़ें जैसे बारीक सूती कपड़े, रेशम, मलमल, नील, शोर आदि खरीदती थी। तो जितनी भी सारी कंपनियां थी वो क्या खरीदती थी, एक ही जैसे सामान खरीदती थी, बारीक सूती कपड़े खरीदती थी। ये आपको लिखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस किस चीज़ों का व्यापार करती थी। तो बारीक सूती कपड़े, रेशम, मलमल, नील, शोरा आदि खरीद लेती थी। ठीक है, नेक्स्ट है, यूरोप में सूती कपड़ों का उत्पादन बिल्कुल ही नहीं होता था। जैसे यूरोप है, यूरोप में सूती कपड़ों का उत्पादन नहीं होता था। वह सूती कपड़ों का उपयोग गर्मियों में किया जाता था तथा ऊनी वस्त्रों के अंदर अस्तर के रूप में जाड़े में भी किया जाता था। तो देखो ये ऊनी वस्त्र है, ऊनी वस्त्र के अंदर एक मतलब छोटा सा सूती कपड़ा का क्या बोलते हैं, लेप लगा देते हैं अंदर जो होता है, इससे जिससे आपको जैकेट वगैरह में देखने को मिलता है। ठीक है, ब्लैक कलर का, इससे ऊनी कपड़ों पहनने से ज़्यादा मुलायम और आरामदेह हो जाता था। भाई ये मान लो कि जैकेट है, इसके अंदर एक पतला सा दिखना आपको कागज़ जैसा लग रहा होता है, वो ब्लैक कलर का थीन पेपर जैसे जैसे लगता है, वो सूत्री वस्त्र होता है। इससे ऊनी कपड़े पहनने में ज़्यादा मुलायम और आरामदेह हो जाते थे। देखो ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जीके तुम्हारा बन गया कि कपड़ों के अंदर जो सूती वस्त्र का कब से लगाया जाने लगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही यूरोप वासियों ने सबसे पहले इसका आविष्कार किया। तो ये भी कह सकते हैं, लेकिन लिखना मत इसे। पूरे यूरोप में भारत के मसाले की बहुत ज़्यादा मांग थी। ठीक, तो पूरे यूरोप में भारत के जो मसाले थे सबसे ज़्यादा उसकी डिमांड थी। कहाँ पे? यूरोप में। ठंडा प्रदेश होने के कारण यूरोप के लोगों के भोजन में मांस का उपयोग काफ़ी होता था, जिसे स्वादिष्ट बनाने के लिए तथा मांस को लंबे समय तक उपयोग में लाए जाने वाले योग्य बनाने के लिए इन मसालों का उपयोग किया जाता था। तो देखो भारत के साथ वो ज़्यादा मसाले का ही प्रयोग करते था। मसाला कहाँ पे होता था? केरल में जाता होता, जो इसलिए केरल के कालीकट पे आए थे, आपको याद रखना है। कालीकट पे ही क्यों आए थे? ऐसा आपने सोचा है? कालीकट पे इसलिए आए थे क्योंकि भारत जो कालीकट है केरल में है, और आपने सुना होगा कि सबसे ज़्यादा जो मसाला होता है केरल में होता है, इसलिए केरल में आए थे। तो आप अपने कॉपी में लिख लीजिए कालीकट ही क्यों आए थे, दूसरे जगह क्यों नहीं आए थे। तो आपको मैंने बता दिया फैक्ट। जो यूरोप है ठंडा प्रदेश है, ये हमारा इंडिया जो है ये यूरोप में ठंडा बहुत पड़ता है। ठीक है, ठंडी बहुत पड़ती है। तो ठंडा प्रदेश होने के कारण यूरोप में जो भोजन का अधिक उपयोग करते थे, और उस मांस को स्वादिष्ट बनाने के लिए इन मसालों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, आपने याद रखना है। जाड़े के मौसम की भयानक सर्दी में केवल इन्हीं साधनों का उपयोग कर यूरोप के लोग मांस खा सकते थे। तो भयंकर जाड़े में उन्होंने इस मसालों का प्रयोग कर मांस को अच्छा बनाने के लिए किया था। इन्हें भी जाने, फैक्ट दिया है यहाँ पे, इसको पढ़ सकते हैं। देखिए पढ़ते हैं, वाणिज्यवाद किसे कहते हैं? वाणिज्यवाद का मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई व्यापारिक गतिविधियाँ आती हैं। तो वाणिज्यवाद मतलब लाभ के उद्देश्य से व्यापार करना, उसे कहते हैं वाणिज्यवाद। मैं कोई सामान बेचूंगा कब? जब लाभ होगा तब, तो उसे कहते हैं वाणिज्यवाद। ये इसमें किसी देश की संपदा का अंदाजा उसके साथ जमा मूल्यवान धातु विशेष स्वर्ण की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो मतलब किसी भी देश के पास अगर मूल्यवान धातु स्वर्ण की मात्रा यदि मतलब सोने चांदी अधिक हैं, तो वहाँ पे व्यापार करने जाएंगे लाभ के उद्देश्य से, तो उसे कहते हैं वाणिज्यवाद। मान लो कि जैसे यहाँ पे इंडिया है, इंडिया में क्या है? मसाले ज़्यादा थे, और यूरोप वाले यहाँ पे आए लाभ के उद्देश्य से।
ठीक है, लाभ के उद्देश्य से, तो वो कहते हैं वाणिज्यवाद कह सकते हैं उसको। इसी तरह नील का इस्तेमाल कपड़ा रंगने में किया जाता है। जैसे नील की खेती होती है, ठीक है, जैसे जिसमें कपड़ा रंगते हैं नील, ठीक है, नील। तो नील का इस्तेमाल कपड़ा के लिए मैं आपको बताया, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या क्या चीज़ खरीदती थी या क्या क्या चीज़ बेचती थी। तो आपको ऊपर मैंने बताया था कि नील, सूती कपड़े और बहुत सारी चीज़ बताया था, उसको आपको लिखना है, ठीक है। नील का इस्तेमाल कपड़ा रंगने के लिए होता था, शोरा बारूद बनाने के लिए काम आता था। जो शोरा था वो बम वगैरह बनाने में काम आता था। यूरोप के इन सभी चीज़ों का अभाव था, मतलब यूरोप में इन सभी चीज़ों की किल्लत थी, वहाँ पे उपयोग, वहाँ पे उत्पादन नहीं होता था। तो यूरोप में इन सभी चीज़ों की, जैसे इन सभी चीज़ों की जो इंग्लैंड इंडिया से लेके जाते थे, वहाँ पे बहुत ही कमी थी, इसलिए वो व्यापार करने आए। ये सब आपको लिखना है, कौन कौन सा चीज़ था। शोरा था, नील था, सूती वस्त्र थे। शोरा का बारूद बम बनाने के लिए कैसे थे, आपको लिख लेना है। यूरोप की इन सभी चीज़ों का अभाव था। आपको ये भी लिखना है कि भाई जो यूरोपवासी थे इंग्लैंड में या इंडिया में व्यापार करने क्यों आए, क्वेश्चन लिखिए सबसे एक अलग पेज में कि यूरोपवासी जो थे वो इंडिया में व्यापार करने क्यों आए। और क्वेश्चन सेकंड लिखना है कि वो जब व्यापार करने आते थे तो उनको किस किस का कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ये दोनों क्वेश्चन लिख लेना है आपको, ठीक है। और इस क्वेश्चन को लिख के आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं 9334240975। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस क्वेश्चन लिख के आप मेरे पे सेंड कर सकते हैं। इसके विपरीत यूरोप में उत्पादित बहुत ही कम ही चीज़ें भारत के लोगों को काम आती थी। तो यूरोप में मतलब जो सामान उपजाया जाता था उसका उपयोग जो था इंडिया के लोग कम करते थे, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है, जैसे इंग्लैंड जो इंडिया में सामान उपजाया जाता था, मसाले, सूती वस्त्र, सोरा, उसका उपयोग जो होता था यूरोप में ज़्यादा होता था। लेकिन जो यूरोप में भाई यहाँ से वो खरीद के ले आते थे, तो यहाँ के भी लोग तो वहाँ से खरीद के लाते होंगे, या वो सामान जो देखो ये इंडिया है, ये यूरोप है। तो यूरोप में जो चीज़ मान लो कि बनती थी, उपयोग होती थी, वो व्यापार वो बेचने यहाँ पे आते थे। तो यहाँ पे यहाँ के लोग जो ना उस चीज़ को कम खर्च उपयोग करते थे, लेकिन जो यहाँ पे उपज होती थी उसको यहाँ से अधिक लेके जाते थे, और उसका डिमांड तो था अफ्रीका में पूरा ज़्यादा था, ठीक है। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, देखो समझना अच्छे से। यूरोप में जो चीज़ बनती थी उसका उपयोग इंडिया वाले कम करते थे, ठीक है। लेकिन जो इंडिया में चीज़ बनती थी उसका उपयोग यूरोप वाले ज़्यादा करते थे। तो यहाँ पर लिखा है कि इसके विपरीत यूरोप में उत्पादित वस्तुएं बहुत ही कम चीज़ें भारत के लिए लोगों में काम आती थी, उसका उपयोग भारत के लोग नहीं करते थे। इसलिए यूरोप की कंपनियां मुख्य रूप से सोना और चांदी देकर भारत के सामान खरीदती थी, ठीक है। तो भाई मान लीजिए बिस्कुट बना रहा है और इंडिया में मान लीजिए कि बिस्कुट खाने वाले नहीं हैं, तो बिस्कुट का व्यापार कैसे कर सकती है। तो इसका मतलब कि ये हुआ कि वो सोना चांदी को देकर इंडिया से सामान लेके जाती थी। यूरोप की कंपनियां मुख्य रूप से सोना और चांदी देकर भारत के सामान खरीदती थी, ठीक है, या कोई स्टार लगाना है। अधिक से अधिक सामान खरीदने तथा उससे अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए इन्होंने सभी कंपनियों में होड़ लगी रहती थी। तो अधिक से अधिक भाई मुझे ज़्यादा चाहिए, मैं सामान खरीदूंगा ज़्यादा, तो आपको पता ही होगा। अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए इस कंपनी को होड़ लगी रहती थी। इसका सबसे ज़्यादा फायदा भारत के कारीगरों व छोटे व्यापारियों को होता था। अब देखो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, या आपके क्वेश्चन माइंड में ये होगा कि जो व्यापार करने आते थे उनको क्या क्या दिक्कत थी और इससे भारत को क्या लाभ मिलता, भारत को क्या लाभ मिला, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन लिख लेना है, भारत को क्या लाभ मिला। तो इसका लाभ यह हुआ कि ज़्यादा फायदा इंडिया के छोटे कारीगरों और व्यापारियों को होता था, ठीक है। इसका फ़ायदा हुआ था कि जब वो व्यापार करने आते थे तो कम वस्तु नहीं लेते थे, वस्तु की जगह सोना चांदी लेते थे इंडिया वाले, ठीक है। वो वस्तु का जैसे मान लें कि इंडिया से अगर मसाले खरीद रहे हैं तो पैसा के रूप में एक सामान नहीं लेंगे, सोना चांदी लेंगे, जिससे इंडिया के जो छोटे कारीगर थे और छोटे व्यापारी थे उनको ज़्यादा लाभ होता था। उनका सामान तैयार होने के पहले ही बिक जाया करता था। तो इंडिया में मान लें कि मसाला उपजा नहीं होता तो पहले ही बिक जाएगा, कोई बोली लगा देगा, ठीक है, और सोना चांदी उसके बदले दे देता था। तो पहले ही बिक जाया करता था और वह काफ़ी अच्छे दामों पर, ठीक है, वो भी काफ़ी अच्छे दामों पर सोने चांदी के रूप में उसको बेच लेते थे। तो इससे इंडिया के छोटे व्यापारी को फ़ायदा होता था। ये अपनी कॉपी में लिख लेना है। मगर इस होड़ का एक दूसरा पक्ष यह भी था। पहला पक्ष ये था कि इंडिया के लोगों को फ़ायदा होता था, जिससे वह अपनी सभी वस्तुएं पहले ही बेच देते थे। लेकिन दूसरा पक्ष ये है, आपने स्टार लगाना है, जो कंपनी ज़्यादा वस्तु लेकर यूरोप के बाज़ार में जाती थी उसे मुनाफा ज़्यादा होता था। जो कंपनी मैंने आपको बताया कि यहाँ से 5 रुपये लेके जाते थे तो वहाँ पे इंग्लैंड में 10 रुपये बेच देती थी, तो मतलब 5 रुपये का सीधा फ़ायदा। तो दूसरा पक्ष ये था कि जो कंपनी ज़्यादा वस्तु लेकर यूरोप के बाज़ार में जाती थी उसे ज़्यादा मुनाफा होता था।
साथ ही अगर एक ही तरह की वस्तु एक से ज़्यादा कंपनी बेचती थी तो उस वस्तु की कीमत बाजार में कम हो जाती थी। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आपने सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत में यहाँ पे सबसे पहले व्यापार करने का मौका क्यों मिला, अलग अलग कंट्री को व्यापार करने का मौका क्यों नहीं मिला, क्योंकि यूरोप में बहुत सारी कंपनी थी। तो देखो यहाँ पे देखो लिखा है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, साथ ही एक ही तरह के वस्तुएं एक से ज़्यादा कंपनी बेचती थी और उस वस्तु की कीमत बाजार में कम हो जाती थी। मान लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी है और ये सचिन इंडिया कंपनी है, तो इंग्लैंड जब वो इंडिया में आएगी तो एक ही मान लो कि इंडिया में मसाला ये भी खरीदेगा ईस्ट इंडिया कंपनी, या मसाला ये भी खरीदेगा, तो ये दोनों कहाँ लेके जाएगा, मार्केट में, यूरोप के बाज़ार में। यूरोप के बाज़ार में दोनों अपनी दुकान लगाएंगे। यूरोप के जब बाज़ार में दोनों दुकान लगाएंगे तो बहुत सारी कंपनी एक ही तरह का सामान बेचेगी, तो लोग उनका भाव कम हो जाता है था। ठीक है, अगर देखो अगर बाजार में अगर कोई एक कपड़ा वाला है तो उसकी कपड़ा की कीमत बहुत अधिक होगी, लेकिन बहुत सारे 10-20 कपड़े वाले दुकान खोल देंगे तो उसकी कीमत कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे दुकान, लोग यहाँ नहीं जाएगा, ये लोग यहाँ जाएगा, तुमसे नहीं कर देगा, इससे कर देगा, इससे नहीं कर देगा, इससे कर देगा। अगर एक ही दुकान रहेगा तो लोग इसी से कर देगा मजबूरन। तो देखो क्या होता था, साथ ही एक ही तरह की वस्तुएं कंपनी बेचती थी जो वस्तु की कीमत बाजार में कम होती थी। तो दूसरा पक्ष ये था, पहला तो इंडिया वाले का लाभ होता था, दूसरा पक्ष क्या लिखना है कि किसको घाटा होता था, तो ये भी लिखना है। ठीक है, एक तरफ इंडिया के लाभ लिखना है और एक तरफ भारत के मतलब लाभ और एक तरफ यूरोप की हानि, ये लिख लेना है साथ ही। ठीक है, मैंने को बता दिया बाजार में कीमत कम हो जाती थी क्योंकि एक ही तरह की वस्तु अनेक कंपनी बेचती थी भाई। ऐसा तो नहीं कि यूरोप में केवल एक ही कंपनी थी, बहुत सारी कंपनी थी जो एक ही चीज़ को इंडिया से ले जाकर एक ही चीज़ भेजती थी बार बार। इसलिए ये कंपनी हमेशा एक इस प्रयास में रहती थी कि दूसरी कंपनी के मुकाबले से बाहर कर दें। इसलिए ये कंपनियां हमेशा इस प्रयास में रहती थी कि दूसरी कंपनी को इस मुकाबले में बाहर कर दें। ठीक है, कि इसीलिए उन्होंने परमिशन ले लिया महारानी से कि उनको अधिक अधिक से अधिक फ़ायदा हो, ज़्यादा मुनाफे कमाने और तथा बाजार पर एक अधिकार करने की होड़ में इन कंपनियों के बीच हिंसात्मक झगड़े भी होने लगे। मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उनके अनेक यूरोप के अनेक कंपनियों के साथ झगड़े होने लगे, क्योंकि भाई वही अकेला जाता था, उनको परमिशन मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए, जिससे उसको फ़ायदा होता था। ठीक है, अब क्वेश्चन है, आजकल की व्यापारिक कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे कमाने के लिए क्या करती हैं। आपको ये लिखना है, आपको सोचना है कि आज से व्यापारिक कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए क्या करती है भाई। पहले तो प्रचार करवाती है हीरो हीरोइन से, तो उसके उसके फिर फ्री में कुछ कुछ बांटती है, प्राइस कम कर देती है। ठीक है, कि जिससे लोग खरीदें। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ करती है। सॉरी दोस्तों, सर्दी थोड़ा हो गया है। इन कंपनियों के द्वारा जो माल भारत में खरीदा जाता था उसे जहाज़ों पर लादे जाने और सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती थी। और भाई जल मार्ग से भाई लेके जाते थे, पहले तो स्थल मार्ग से आते थे तो बहुत ही खर्चा हो जाता था, लेकिन जल मार्ग से जो आते थे तो वो नाव से आते थे, जहाज़ से आते थे, तो लादे जाने के लिए तो सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती थी। अब देखो जो जल मार्ग से भी जाते थे ना तो उनको भी कठिनाई होती थी कि रास्ते में जो समुद्री डाकू होते थे उन जहाज़ों को लूट लेते थे। ठीक है, स्थल मार्ग में भी ये दिक्कत थी और जल मार्ग में भी दिक्कत थी, भी पढ़ाऊंगा आगे। ठीक है, तो आपको ये सब लिखना है कि भाई स्थल मार्ग से आने वाली परेशानियाँ और जल मार्ग में आने वाली परेशानियाँ क्वेश्चन ये लिखना है कि यूरोप वासियों को स्थल मार्ग से व्यापार करने में कौन सी दिक्कत होती थी और यूरोप वासियों को जल मार्ग से व्यापार करने में आने वाली अनेक कठिनाइयों के बारे में लिखना है। ठीक है, तो यह खरीदा गया माल फैक्ट्री में रखा जाता था। उस वक्त इस शब्द का अर्थ वस्तु बनाने की जगह से ना लेकर एक ऐसे गोदाम से था जिसे किलेबंदी हो सके, जो दीवारों से घिरा हो और वह आक्रमणकारी से बचा हो सके। तो देखो भाई, मान लो कि अगर कोई मेरे दुकान है, कोई बगल में पत्तल फैक्ट्री है कोई बगल में मेरे, तो मान लें कि पत्तल बनाने के लिए भाई तो माल तो भाई बाहर से मंगाएंगे, और जो माल हम बाहर से मंगाएंगे उसे अपने घर में रखेंगे, मतलब उसे किलेबंदी, या कोई ऐसा घर जिसके चारों तरफ से दीवार हो, उसमें कोई अन्य व्यक्ति ना जाए, इसे कहते हैं किलेबंदी, जो सामान सुरक्षित रहे आपका। मान लीजिए आप सामान खरीद के लेके आए, बाहर रख दे तो भाई कोई भी रात को उठा के ले जाएगा। तो यह खरीदा गया माल फैक्ट्री में रखा जाता था। उस वक्त इसे अर्थवस्तु की जगह अर्थवस्तु की जगह ना रखकर एक ऐसे गोदाम से था जिसका किलेबंदी हो सके, मतलब चारों तरफ से दीवार घिर सके, जो दीवारों से घिरा होता था, और यहाँ आक्रमणकारी से बचाव हो सके, मतलब कोई उठा न ले जाए इसको या कोई इसे लूट ना ले। इन फैक्ट्रियों की सुरक्षा के लिए ऐसे सैनिक भी भर्ती की जाती थी जिन्हें यूरोप
यूरोपीय तरीक़ों से ट्रेनिंग दी जाती थी। अब भाई, छोटा छोटा थोड़ा सा सामान हो तो घर में रख लेंगे, लेकिन ये छोटा सामान ऐसा गोदाम में रखा जाता था, और गोदाम को भाई कोई भी लूट लेता था। इसीलिए यूरोपवासियों ने यहाँ पे सैनिक खड़े कर दिए, ठीक है, कि कोई सामान, मान लो कि इंडिया से कोई सामान खरीद के लेके आए, गोदाम में रख दिए, और गोदाम के तरफ चारों तरफ किलेबंदी है, मतलब चारों तरफ से दीवार घिरा है, और यहाँ पे चारों तरफ सैनिक भी हैं। देखो यहाँ पे फैक्ट्री की सुरक्षा के लिए सैनिक भर्ती भी की जाती थी, जिन्हें यूरोपासी तरीक़ों से ट्रेनिंग दी जाती थी। यूरोपासियों की तरह से ट्रेनिंग इनको सैनिकों को दी जाती थी, ठीक है, क्योंकि अगर कोई हमला करता है तो उसको कैसे बचाव करना है। संख्या में कम होने के बावजूद ये सैनिक नियमित ट्रेनिंग की वजह से कई भारतीय राज्यों के सैनिक के मुकाबले ज़्यादा दक्ष होते थे। अब देखो, संख्या में कम होने के बावजूद ये बहुत ही ट्रेंड थे, कि यह लूटना इनको आसान नहीं था। ठीक, सिंपल सा फंडा है। नेक्स्ट है अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष। ये हमने पढ़ लिया था, यूरोप और इंडिया के बीच व्यापार कैसा होता था। अब पढ़ेंगे अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष, अंग्रेज और फ्रांस के बीच में कैसा संघर्ष रहा। ठीक, 18वीं सदी में आरंभ में तक अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने अन्य यूरोप कंपनियों और उन महत्वपूर्ण स्थलों से हटा दिया जो उन्होंने एशिया और यूरोप। तो दोस्तों यहाँ पे आज भर रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं पे रहने देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।